गुड आफ्टरनून बच्चों, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। तृप्ति, प्रियांशी, नंदिनी, गुड आफ्टरनून बच्चों। कैसे हैं आप सब? कैसे हैं बेटा आप सब? हाँ जी मैम, हम एकदम बढ़िया है। तो आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे हमारा नया सब्जेक्ट जिसका नाम है सिक्योरिटीज मार्केट। ठीक है, जिसका नाम है सिक्योरिटीज मार्केट। तो आज की क्लास में हम लोग नया हमारा लॉ स्टार्ट करने जा रहे हैं, नया सब्जेक्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है सिक्योरिटीज लॉज एंड कैपिटल मार्केट। सिक्योरिटीज लॉज एंड कैपिटल मार्केट। ठीक है, तो हमारा जो ये सब्जेक्ट है ये 2 पार्ट्स में कैटेगराइज है। हमारा ये जो सब्जेक्ट है वो 2 पार्ट्स में कैटेगराइज है। एक मिनट बस। ओके ओके, अभी ध्यान से सुनिएगा। तो आज की क्लास में हम लोग हमारा एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं, सिक्योरिटीज मार्केट, सिक्योरिटीज लॉज एंड कैपिटल मार्केट। ये हमारा 100 मार्क्स का पेपर है। इसमें टोटल आपके पास जो चैप्टर है वो है 16। टोटल नंबर ऑफ चैप्टर जो है वो है 16। 16 चैप्टर आपको 100 मार्क्स में पूछे जाएंगे। ये जो हमारा नया सब्जेक्ट है इसमें आपके पास 16 चैप्टर है जो कि आपको 100 मार्क्स में पूछे जाएंगे। अगर मैं बात करूं हमारी सिक्योरिटीज लॉज एंड कैपिटल मार्केट की, ठीक है, सिक्योरिटीज लॉज एंड कैपिटल मार्केट की मैं बात करूं तो हम इस सब्जेक्ट को 2 पार्ट्स में कैटेगराइज करते हैं। जो फर्स्ट पार्ट है हमारा वो है हमारा सिक्योरिटीज लॉ का। जो फर्स्ट पार्ट है हमारा वो है हमारा सिक्योरिटीज लॉ का, और सिक्योरिटीज लॉ को हमारे वहाँ पे 70 मार्क्स में पूछा गया है। एंड दूसरा पार्ट है हमारे पास कैपिटल मार्केट का, और कैपिटल मार्केट को हमारे पास 30 मार्क्स में पूछा गया है। मतलब ये आपके पास टोटल नंबर ऑफ चैप्टर्स कितने हैं? 16। ठीक है, जिसमें से आपके पास जो 14 चैप्टर्स हैं वो सिक्योरिटीज लॉज से रिलेटेड है, सेबी से रिलेटेड है। ठीक है, और बाकी जो 2 चैप्टर हैं हमारे पास, ये 2 चैप्टर हमारे किससे रिलेटेड है? कैपिटल मार्केट से रिलेटेड है। ठीक है सर? हाँ जी मैम। तो आज की क्लास में हम लोग हमारा ये नया सब्जेक्ट स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं, सिक्योरिटीज लॉज एंड कैपिटल मार्केट। बेटा मैं आप लोगों को यहाँ पे बता दूं कि ये जो सब्जेक्ट है इस सब्जेक्ट में आप, वैसे अगर मैं बात करूं तो आप कंपनीज एक्ट में आप एक्ट पढ़ रहे होते हो। हाँ जी मैम। आप जो ज्यूरिस्प्रूडेंस की बात करूं तो वहाँ पे भी आप कई सारे एक्ट पढ़ते हो, कई सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस भी पढ़ते हो। वैसे ही अगर मैं बात करूं हमारा सिक्योरिटीज लॉज एंड कैपिटल मार्केट का, तो ये सब्जेक्ट में आप सिर्फ और सिर्फ 2 एक्ट पढ़ने वाले हो। मतलब अगर मैं बात करूं टोटल इस सब्जेक्ट की 100 मार्क्स में, तो इस 100 मार्क्स में आपको सिर्फ और सिर्फ 100 मार्क्स में आपको सिर्फ और सिर्फ 2 एक्ट पढ़ने को मिलेंगे। मैम सिर्फ 2 एक्ट पढ़ने को मिलेंगे, बाकी बेटा आपको रेगुलेशंस पढ़ने को मिलेंगी। ठीक है, बाकी आपको बेटा रेगुलेशंस पढ़ने को मिलेंगी। तो ये एक्ट में आपको टोटल 2 एक्ट एंड बाकी सारे के सारे सेबी के जो रेगुलेशन है, कैपिटल मार्केट के रेगुलेशन है, वो आपको पढ़ने को मिलेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे? आज की क्लास में हम लोग हमारा फर्स्ट एक्ट स्टार्ट करेंगे। ठीक है, जिसका नाम है सेबी एक्ट। ठीक है, तो आज की क्लास में हम लोग क्या स्टार्ट करने जा रहे हैं? आज की क्लास में हम लोग टोटल जो 2 एक्ट हैं उसमें से एक एक्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है सेबी एक्ट। ध्यान दीजिएगा। तो हम आज की क्लास में क्या पढ़ेंगे? सेबी एक्ट 1992 पढ़ेंगे। आप 1992 से आपको पता चल रहा है कि ये जो एक्ट है ये हमारे पास कौन से ईयर में आया? ये हमारे पास 1992 में आया। ठीक है सर, ये हमारे पास कौन से ईयर में आया? ये हमारे पास 1992 में आया। ठीक है, तो चलिए सर, मैं कोई भी एक्ट आपको पढ़ाऊंगी तो उस एक्ट को पढ़ाने से पहले मैं उस चैप्टर का आपको इंट्रोडक्शन पढ़ाऊंगी। इंट्रोडक्शन पढ़ाने से आपको एक आइडिया लग जाएगा कि ये चैप्टर में आगे हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। चलिए बात कर लेते हैं। तो बेटा अगर मैं बात करूं सेबी एक्ट की, तो सेबी एक्ट नाम से पता चला सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ये कोई एक्ट पास किया गया, इस एक्ट के अंतर्गत कोई बोर्ड बनाया गया है, और ये बोर्ड हमारे पास जो सिक्योरिटीज मार्केट है, सिक्योरिटीज मार्केट को रेगुलेट करने के लिए बनाया गया है। देखो वैसे तो अगर मैं बात करूं तो सेबी के पहले भी बहुत सारे एक्ट ऐसे हुआ करते थे
जो सिक्योरिटीज मार्केट में डील करते थे। सेबी के पहले भी बहुत सारे ऐसे एक्ट थे जो सिक्योरिटीज मार्केट में डील करते थे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ सेबी एकमात्र ऐसा एक्ट है जो कैपिटल मार्केट में या सिक्योरिटीज मार्केट को रेगुलेट करता है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं ट्रांसपेरेंट मैकेनिज्म नहीं था, कहीं ना कहीं लोगों के साथ फ्रॉड हो जाया करते थे, प्रॉब्लम हो जाया करती थी। तो सेबी आया, सेबी के रेगुलेशंस बड़े सख्त बनाए गए ताकि जो सिक्योरिटीज मार्केट एंड जो कैपिटल मार्केट है इसमें फ्रॉड हम लोग रोक पाए, फ्रॉड कम हो जाए, और जो प्रोसेस है कॉरपोरेट के काम करने का, ये जो प्रोसेस है ये और भी अच्छा हो जाए, ट्रांसपेरेंट हो जाए। ठीक है, तो इसके लिए हम लोगों ने इंट्रोड्यूस किया सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया को। आई बस समझ में? ये क्या है? ये एक स्टैचुरी कॉरपोरेशन है, ये एक स्टैचुरी कॉरपोरेशन है। स्टैचुरी कॉरपोरेशन का मतलब इसके अपने खुद के लॉज हैं, रूल्स हैं एंड रेगुलेशन है। और स्टैचुरी कॉरपोरेशन है तो इसका मतलब है ये स्टैचुरी कॉरपोरेशन के साथ ये बॉडी कॉरपोरेट भी है। अच्छा, अगर ये बॉडी कॉरपोरेट है तो ऑफ कोर्स बॉडी कॉरपोरेट की क्या होती है? परपेचुअल सक्सेशन होती है। हाँ जी मैम, कॉमन सील होती है, सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। तो ये ऑफ कोर्स ये फीचर्स भी हमारे पास सेबी के अंतर्गत होंगे। तो अगर मैं बात करूं सेबी क्या है, तो सेबी है सिक्योरिटीज एक्सचेंज। तो सिक्योरिटीज का मतलब आप समझते हो शेयर्स, डिवेंचर, स्टॉक, बॉन्ड्स, इन सभी चीजों से। तो सिक्योरिटीज एक्सचेंज, एक्सचेंज का मतलब होता है ट्रांसफर करना, वन पर्सन टू अनदर, फिर फर्दर आगे ट्रांसफर करना। तो सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, तो सिक्योरिटीज को एक्सचेंज की जो एक्टिविटीज थी उन एक्टिविटीज को गवर्न करने के लिए, उन एक्टिविटीज को रेगुलेट करने के लिए हम लोगों ने एक बोर्ड बनाया, उसको बोला गया सेबी। और इसके लिए हमने इसका एक एक्ट पास करवा दिया, उसको बोला गया सेबी एक्ट 1992। बोलो, इतनी बातें आती समझ में? हाँ जी सर, इतनी, हाँ जी मैम, इतनी बातें आती है समझ में। तो एक छोटा सा इंट्रोडक्शन कर ले। हाँ जी मैम, एक छोटा सा इंट्रोडक्शन कर लेते हैं। आइए सर बात करते हैं, देखिएगा ध्यान से। आइए, तो अगर मैं बात करूं सेबी की, तो सेबी इज फॉर्म्ड बेटा मेरे साथ साथ लिखिएगा, ठीक है? मैम, सिर्फ सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड को बना गवर्न करने के लिए 1992 में एक्ट आया है। हाँ जी सर, 1992, आज क्या हो रहा है यार, 1992 में एक्ट आया। जी हाँ, 1992 में एक्ट आया, लेकिन ऐसा नहीं था बेटा कि इसके पहले कोई लॉ नहीं था। बेटा सेबी एक्ट आया, इसके पहले बेटा हमारे पास एक एक्ट हुआ करता था जिसका नाम था कैपिटल इशू कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। ठीक है, ये एक्ट हमारे पास हुआ करता था बेटा, ये एक्ट हमारे पास हुआ करता था। ठीक है, और इस एक्ट के अंतर्गत हम क्या करते थे, जितनी भी एक्टिविटीज थी उन एक्टिविटीज को रन कराया करते थे। ठीक है, तो सेबी के पहले हमारे पास कैपिटल मार्केट को गवर्न करने के लिए कैपिटल इशू कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1947 हुआ करता था, और जब सेबी एक्ट आया तो उसने इस एक्ट को रिप्लेस कर दिया और उसकी जगह नया लॉ हमारे पास इंट्रोड्यूस हो गया। ठीक है मैम, हमें ये वाली बात समझ में आ गई। आगे क्या बात करते हैं? तो बेटा अगर मैंने कहा कि सेबी क्या है, सेबी को फॉर्म किया गया है अंडर सेबी एक्ट के अंतर्गत। हाँ जी मैम, तो अगर मैं बात करूं तो सेबी जो है वो क्या है, सेबी एक स्टैचुटरी कॉर्पोरेशन है। ओके मैम, अच्छा स्टैचुटरी कॉर्पोरेशन है। हाँ जी मैम, अब स्टैचुटरी कॉर्पोरेशन है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब इसके खुद के लॉज हैं इसके पास। हाँ जी मैम, सेबी के अपने खुद के लॉज हैं। हाँ जी मैम, सेबी के अपने खुद के रूल्स होंगे। हाँ जी मैम, सेबी के अपने खुद के रेगुलेशंस होंगे, और ये इन्हीं रेगुलेशंस के अंतर्गत क्या कर रही होगी, काम कर रही होगी। तो अगर मैं बात करूँ तो सेबी को फॉर्म किया गया अंडर सेबी एक्ट 1992।
हाँ जी मैम, उसके पहले कौन सा एक्ट हुआ करता था? उसके पहले हुआ करता था कैपिटल इशू कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1947। अगर मैं बात करूँ तो सेबी क्या है? एक स्टैचुटरी कॉर्पोरेशन है। स्टैचुटरी कॉर्पोरेशन का मतलब है इसके अपने खुद के लॉज होंगे, रूल्स होंगे और रेगुलेशंस होंगे जो कैपिटल मार्केट को गवर्न करने के लिए बनाए गए हैं। ठीक है मैम, हमें ये वाली बात समझ में आ गई। आगे बताइए, आगे क्या है? ओके, यहाँ पे ऐसा नहीं है कि कोई अथॉरिटी है जो इसको क्या करती है? गवर्न करती है। सेबी एक बोर्ड है। सेबी एक बोर्ड है और ये बोर्ड क्या करता है? यही सेबी को, यही जो बोर्ड है, ये बोर्ड रेगुलेशंस को बनाता है सिक्योरिटीज मार्केट के लिए, और वो रेगुलेशंस पूरे के पूरे सिक्योरिटीज मार्केट पे एप्लीकेबल होती हैं। ठीक है मैम, हमें ये वाली बात भी समझ में आ गई कि आपने कहा कि सेबी को 1992 के अंतर्गत बनाया गया। हाँ जी। फिर आपने हमें कहा कि सेबी स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन है। हाँ जी। और फिर आपने हमसे कहा कि सेबी क्या है? सेबी एक तरीके का बोर्ड है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बोर्ड है, जिसमें अगर मैं बात करूं तो हमारे पास, प्लीज ध्यान से समझिएगा, सेबी एक बोर्ड है जिसमें हमारे पास 1% जो होता है वो चेयरमैन होता है। 1% जो होगा वो कौन होगा? चेयरमैन होगा, एक चेयरमैन होगा। इसके बाद हमारे पास इस बोर्ड में 2 पर्सन्स होंगे जो एमसीए के मेंबर होंगे। एमसीए मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के मेंबर होंगे। एक पर्सन ऐसा होगा जो आरबीआई का मेंबर होगा। और 5 मेंबर्स ऐसे होंगे जो अदर होंगे। 5 मेंबर्स ऐसे होंगे जो अदर होंगे। मतलब इस बोर्ड में टोटल नंबर ऑफ, अगर मैं मेंबर्स की बात करूं तो टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स कितने होंगे? 9। तो सेबी जो बना, सेबी क्या है? एक बोर्ड है और इस बोर्ड में टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स कितने हैं? 9 है। सेबी क्या है? एक बोर्ड है और इस बोर्ड में टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स कितने? 9, जिसमें से एक पर्सन जो होगा वो चेयरमैन होगा उस बोर्ड का। ओके मैम। 2 मेंबर्स ऐसे होंगे जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के साइड से होंगे और एक पर्सन ऐसा होगा जो आरबीआई की साइड से होगा। और बाकी के 5 पर्सन ऐसे होंगे जो अदर मेंबर्स होंगे, या मैं इनको लिख सकती हूँ यहाँ पे अदर मेंबर, अदर मेंबर होंगे। ठीक है, लेकिन इसमें एक और कंडीशन है, जो ये 5 मेंबर है इसमें से 3 मेंबर जो होंगे, इसमें से जो 3 मेंबर होंगे उनको क्या होना मांगता है? उनको होल टाइम एम्प्लॉयमेंट में होना मांगता है। होल टाइम एम्प्लॉयमेंट में होना मांगता है। आई बात समझ में? जो 3 मेंबर होंगे उनको होल टाइम एम्प्लॉयमेंट में होना मांगता है। तो एक बार फिर से, इतनी बात समझ में आ गई? जल्दी से मुझे मैसेज करो कि क्या मेरे बच्चों को इतनी बात समझ में आ गई? क्या मेरे बच्चों को इतनी बात समझ में आ गई? मुझे मैसेज दो। इतनी बात समझ में आई हो तो प्लीज मुझे मैसेज दो कि सेबी क्या है। सेबी आया, सेबी एक एक्ट है जो आया 1992 में। ये क्या है? स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन है। इससे पता चलता है इसका खुद का अपना लॉ होगा, रूल्स होंगे एंड रेगुलेशन होंगे। सेबी क्या है? ये कोई अथॉरिटी नहीं, ये एक बोर्ड है जहाँ पे कुछ पर्सन का एसोसिएशन है जो पूरे के पूरे सिक्योरिटीज मार्केट को रेगुलेट करता है। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स कितने हैं बोर्ड में? 9, जिसमें से 1 मेंबर चेयरमैन, 2 पर्सन एमसीए के रिप्रेजेंटेटिव, 1 पर्सन आरबीआई का रिप्रेजेंटेटिव एंड 5 अदर पर्सन जो क्या करते हैं? जो कोई भी पर्सन हो सकते हैं जिनको लॉ की नॉलेज हो, फाइनेंस की नॉलेज हो, सिक्योरिटीज मार्केट की नॉलेज हो, कैपिटल मार्केट की नॉलेज हो, ये कुछ ऐसे पर्सन हो सकते हैं। तो बोर्ड में पर्सन याद हो गए? हाँ जी मैम, बच्चों के आंसर्स भी आ गए। हाँ जी मैम, हमें ये वाली बात पता चल गई। ओके, तो फिर अब हम आगे की बातें करें। हाँ ठीक है मैम, अब आप आगे की बातें कर सकते हो। ठीक है, तो ये तो हुआ सेबी एक्ट का छोटा सा इंट्रोडक्शन। अब मैं आगे बात करती हूँ, आगे क्या बात करूंगी? ऑब्जेक्टिव। आखिर में जो सेबी एक्ट आया ये क्यों आया? ठीक है मैम, ऑब्जेक्टिव की बात कर लीजिए। ऑब्जेक्टिव की बात कर लेते हैं। सोचो सोचो सोचो, सेबी क्यों आया होगा? बेटे, जो पर्सन सिक्योरिटीज मार्केट में डील कर रहे थे उनके साथ फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज हो जाया करती थी, फ्रॉड हो जाया करते थे। कुछ पर्सन ऐसे थे जो मीडिएटर थे, इंटरमीडिएट्स थे, वो लोगों के साथ धोखाधड़ी करते थे, कम पैसों के शेयर्स ज्यादा में बेच देते थे, ट्रांजेक्शन्स को मैनिपुलेट करते थे। तो स्टेक जो शेयर होल्डर्स हैं, जो इन्वेस्टर्स हैं, जो सेबी एक्ट है ये इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए आया होगा। हाँ मैम, ये बात बराबर है कि सेबी एक्ट इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए आया। दूसरा क्या? दूसरा बेटा,
जो इंटरमीडिएट्स थे ये फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी करते थे, तो इनके लिए आया होगा। तीसरा, सिक्योरिटीज मार्केट में ट्रांसपेरेंट मैकेनिज्म बन सके, इसके लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाने के लिए भी सेबी आया होगा। हाँ जी मैम, तो आइए सर ऑब्जेक्टिव लिखते हैं। ऑब्जेक्टिव क्या है? प्रोटेक्शन ऑफ इन्वेस्टर। सबसे पहला और मेन ऑब्जेक्टिव था सेबी एक्ट का कि ये इन्वेस्टर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए इंट्रोड्यूस किया गया सेबी एक्ट को, क्योंकि कैपिटल मार्केट और सिक्योरिटीज मार्केट में कहीं ना कहीं लोगों के दिल में एक अविश्वास था, लोगों के दिल में ट्रस्ट नहीं था इस मार्केट को लेके। क्यों नहीं ट्रस्ट था? क्योंकि लोगों का पैसा डूब जाया करता था, उनके साथ फ्रॉड हो जाया करता था, जिसकी वजह से बेटा वो हमारी कैपिटल मार्केट पे, सिक्योरिटीज मार्केट पे ट्रस्ट नहीं करते थे और सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट नहीं करते थे। तो सेबी जब आया तो सेबी ने ऐसे रूल्स बनाए ताकि हमारे इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट हम प्रोटेक्ट कर सके, उन्हें हम सेफ्टी दे सके, एक ट्रांसपेरेंट मैकेनिज्म तैयार कर सके। ठीक है मैम। दूसरा क्या था? प्रमोटिंग एंड डेवलपिंग सिक्योरिटीज मार्केट। बिल्कुल, जैसे इंटरमीडिएरीज धोखा करते थे, कंपनीज धोखा करती थी, तो इस केस में बेटा इस चीज को कम करने के लिए और इस मार्केट को और एक्सपैंड करने के लिए हमारे पास सेबी एक्ट आया। ठीक है मैम। एंड रेगुलेटिंग सिक्योरिटीज मार्केट। रेगुलेटिंग सिक्योरिटीज मार्केट आई बस समझ में। और सिक्योरिटीज मार्केट को रेगुलेट करने के लिए भी बेटा हमारे पास सेबी एक्ट आया। तो मेन जो काम थे सेबी के वो क्या थे? प्रोटेक्शन ऑफ इन्वेस्टर। ठीक है मैम, ये बात समझ में आ गई। दूसरा क्या काम था? दूसरा था प्रमोटिंग एंड डेवलपिंग ऑफ सिक्योरिटीज मार्केट। हाँ जी मैम। तीसरा क्या था? रेगुलेटिंग सिक्योरिटीज मार्केट। जरा शब्द पे फोकस करना, रेगुलेटिंग। बेटा रेगुलेटिंग का मतलब क्या होता है? मैम रेगुलेटिंग का मतलब होता है कि रेगुलेट करने के लिए, मतलब देखो एक होता है मैनेजमेंट को बनाना, एक होता है रेगुलेट करना। रेगुलेट थोड़ा सा हार्ड, मतलब एक ऐसा शब्द जिसमें बहुत स्ट्रिक्टनेस होती है, बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा कड़ी उसके साथ हम या यूँ कह लें मतलब बहुत सख्त लॉज होते हैं। रेगुलेशन का मतलब ऐसे लॉ जो जिनका सख्ती से पालन होता है, उनके लिए हम लोग शब्द यूज करते हैं रेगुलेशन। या लॉज बनाना, लॉज हो गया कि आपको ये काम ऐसे करना है, रेगुलेशन आपको ये काम इस तरीके से ही करना है और कोई तरीका नहीं है। तो रेगुलेशन शब्द का प्रयोग किया गया और कहा गया जो भी बातें सेबी कहेगी, वो जितनी भी कंपनीज हैं जो सेबी के साथ, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के साथ रजिस्टर्ड है, उन सभी के सभी कंपनीज को सेबी की उन रेगुलेशंस को मैंडेटरली फुलफिल करना पड़ेगा। ठीक है मैम, हमें ये बात समझ में आ गई। तो ऑब्जेक्टिव समझ में आ गया? हाँ जी मैम, हमें ऑब्जेक्टिव समझ में आ गया। नेक्स्ट मूव करें। ठीक है मैम। तो कॉम्पोजिशन ऑफ बोर्ड भी हमने पढ़ लिया। हाँ जी मैम। अब सर हम लोग नया कौन सा बात करने जा रहे हैं? किसका? बेटा फंक्शंस ऑफ सेबी। सेबी के क्या क्या फंक्शंस हैं? अच्छा बेटा सोचो सोचो सोचो, सेबी क्या क्या एक्टिविटीज करती होगी? मैम एक तो सेबी की कुछ रेगुलेटिंग एक्टिविटीज होंगी। सेबी, आपने कहा कि मैम सेबी जो आया वो सिक्योरिटीज मार्केट को रेगुलेट करने के लिए आया। हाँ जी, तो इसका मतलब मैम फंक्शंस ऑफ सेबी में सबसे पहले हम लिख सकते हैं कि सेबी कुछ लोगों को रेगुलेट करता होगा। जैसे रेगुलेट किसको किसको करता होगा? कॉर्पोरेट को, मर्चेंट बैंकर को, इंटरमीडियरीज को, एजेंट को, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट को। क्या सेबी इन लोगों को रेगुलेट करता होगा? यस मैम, सेबी इन लोगों को रेगुलेट करता होगा। वो सभी के सभी लोग जो सिक्योरिटीज मार्केट के अंतर्गत ट्रेडिंग करते हैं, वो सभी के सभी कॉर्पोरेट या वो सभी के सभी पर्सन जो सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के तहत रजिस्टर्ड है और इनके तहत रजिस्टर्ड होकर ट्रेडिंग एक्टिविटीज कर रहे हैं या ट्रेडिंग एक्टिविटीज के फंक्शंस को फैसिलिटेट कर रहे हैं, वो सभी के सभी पर्सन को रेगुलेट करेगा सेबी। तो फंक्शंस ऑफ सेबी की बात करूं तो पहले तो सेबी ने हमारे लिए रेगुलेशन बनाए, ऑब्जेक्टिव में लिखा है। तो सेबी का पहला फंक्शन ये रेगुलेट करेगी।
अब मुद्दा आता है ये किसको किसको रेगुलेट करेगी? सेबी रेगुलेट करेगी सभी के सभी कॉर्पोरेट को। हाँ जी मैम, ये वाला चाहिए। ओके, सभी के सभी कॉर्पोरेट को। सोचो सोचो सोचो, और कौन से पर्सन है जो सेबी के अंतर्गत ट्रेडिंग करते होंगे? बेटा एक तो कॉर्पोरेट हो गए, दूसरे जो मार्केट के जो इंटरमीडियरीज है वो भी तो हो गए। हाँ जी मैम। तीसरा बेटा बैंकर हो गए, मर्चेंट बैंकर। हाँ जी मैम। डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट हो गए। हाँ जी मैम। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो गए। हाँ जी मैम। एजेंसीज हो गई जो कॉन्ट्रैक्ट लेती हैं, अंडर राइटिंग एजेंसीज हो गए। हाँ जी मैम। तो क्या सेबी इन सभी को रेगुलेट करता होगा? हाँ जी मैम। तो सेबी पहला फंक्शन क्या? पहला फंक्शन है बेटा रेगुलेटिंग एक्ट करता है बेटा। ये फंक्शन, पहला फंक्शन क्या मतलब, देखो मैं आपको कैसे समझा रही हूँ, आपको रट्टा नहीं लगाना है, आप बस कॉन्सेप्ट को रिलेट करते जाना, सोच सोच के कि क्या क्या काम करती है। आप जितना सोचोगे वही होगा। आई बात समझ में? तो रट्टा मैं नहीं लगवा रही, मैं आपको सोचने पे मजबूर कर रही हूँ। आप सोच सोच के बताओ कि क्या होगा और मैं वही कराऊंगी, ठीक है? देखिएगा, तो रेगुलेटिंग एक्टिविटीज करता है। हाँ जी मैम। रेगुलेटिंग एक्टिविटी बेटा किसको रेगुलेट करता है? मैम सेबी रेगुलेट करता है स्टॉक एक्सचेंज को। बिल्कुल सही बात है। सेबी रेगुलेट करता है सिक्योरिटीज मार्केट को। हाँ जी मैम। कोई डाउट होगा तो प्लीज पूछ लेना, ठीक है? ओके मैम। सेबी रेगुलेट करता है इंटरमीडिएट्स को। हाँ जी मैम। सेबी रेगुलेट करता है डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट। बचपन में पढ़ा था ना डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट, मैम ने पढ़ाया था। एडीआर जीडीआर पढ़ाया था, वो प्रियंका चोपड़ा का एग्जाम्पल लिया था, निक जोनस का एग्जाम्पल लिया था, याद आ रहा है? मैम ने याद करवाया था आप लोगों को, जीडीआर आईडीआर पढ़ाया था। हाँ जी मैम। तो रेगुलेटिंग एक्टिविटी बेटा सेबी के फंक्शन में रेगुलेटिंग एक्टिविटी, उसमें स्टॉक एक्सचेंज को रेगुलेट करता है, सिक्योरिटीज मार्केट को, इंटरमीडिएट्स को, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट को, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को। हाँ जी मैम। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी को। हाँ जी मैम। अभी मैं एक एक करके बताऊंगी। ऐसा भी हो सकता है कि बहुत सारी ऐसी टर्मिनोलॉजी बीच में आए जो आपको नहीं क्लियर होगी। बिल्कुल आप आराम से धीरे धीरे पढ़ेंगे, मैं सारी चीज़ों को आपको बताऊंगी कि ये क्रेडिट रेटिंग क्या होती है या ये इंटरमीडियरीज क्या होते हैं, मैं ये सभी चीज़ें आप लोगों को बताऊंगी। और जिन लोगों को डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट नहीं पता, मैं उनको डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट भी बताऊंगी, आप चिंता नहीं करेंगे। मैं तो अभी सिर्फ मेन मेन फंक्शंस लिखवा दे रही हूँ, फिर मैं अभी इनके बारे में डिस्कस भी करूंगी आपको, ठीक है? ओके मैम, ठीक है, समझ में आ गया। बस इतने बहुत है, ठीक है? इतने बहुत है। ओके, और कौन सी एक्टिविटी करता होगा? सोचो 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 सोचो, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ और कौन सी एक्टिविटी करता होगा फंक्शंस ऑफ सेबी? एक तो रेगुलेटिंग एक्टिविटी, मैम ऑब्जेक्टिव में ही आपने बताया था कि ये रेगुलेटिंग एक्टिविटी को करता है, ये रेगुलेशन बनाता है। तो रेगुलेटिंग एक्टिविटी बेटा रेगुलेट किसको करता होगा? इन इन लोगों को रेगुलेट करता होगा। सोचो सोचो और बताओ, और क्या एक्टिविटी करता होगा? कोई बताएगा मुझे? सेबी के फंक्शंस में और क्या एक्टिविटी होगी? सोच के बताओ मुझे, सोच के बताओ मुझे। कोई आंसर नहीं आया अभी तक? कोई आंसर नहीं आया?
बेटा इसको थोड़ा सा गर्म कर दो यार, भूल गई। और कौन सी एक्टिविटी होता है? कुछ अदर एक्टिविटीज। कंडक्टिंग रिसर्च, और कौन सी एक्टिविटी करता है? मार्केट एक्सपेंशन फंक्शन। देखिएगा ध्यान से, ये कुछ एक्टिविटी जो सेबी करता है। सिमरन ने कहा मैम फाइनेंशियल इंटरमीडियरी मतलब नहीं समझ में आया। सिमरन तुमने क्या लिखा, ये वाली बात नहीं समझ में आई बेटा। इंस्पेक्शन, इंक्वायरी, ये शॉर्टकट में लिख देती हूँ। इंस्पेक्शन करना, इंक्वायरी, ये सभी एक्टिविटीज भी इनके पास आ जाते हैं अदर फंक्शन में। तो सिमरन तुम्हारी बात मुझे समझ नहीं आएगी, तुमने क्या कहा। देखो ध्यान से, फंक्शंस ऑफ सेबी, तो सेबी ये एक्टिविटीज करता है। देखो मैं मेनली अगर बात करूं तो एक तो रेगुलेटिंग एक्टिविटी हो गई, ठीक है मैम, एक प्रोहिबिटिंग एक्टिविटी हो गई, तीसरी क्या हो गई, अदर एक्टिविटीज। रेगुलेटिंग में जो भी लोग कैपिटल मार्केट या सिक्योरिटीज मार्केट में डील कर रहे हैं उनको रेगुलेट करना। प्रोहिबिटिंग एक्टिविटी का मतलब होता है कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो आपको नहीं करना है, जैसे अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस आपको नहीं करना है, या इनसाइडर ट्रेडिंग आपको नहीं करना है, या अदर एक्टिविटीज में जैसे रिसर्च को आपको जैसे आपने कंपनीज एक्ट में एक सेक्शन पढ़ा होगा, सेक्शन 125, उसमें पढ़ा होगा IEPF फंड के बारे में। इसका मतलब क्या है, इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड, ठीक है। ये क्या करता है, ऑफ कोर्स इस फंड में जो पैसे जाते हैं, इस फंड में जो पैसे जाते हैं उन पैसों से बेटा इन्वेस्टर की एजुकेशन में हम वो पैसे खर्च करते हैं। कैपिटल मार्केट, सिक्योरिटीज मार्केट को एक्सपैंड करने के लिए हम ये पैसे खर्च करते हैं ताकि लोगों का इंटरेस्ट में जाए। तो रिसर्च को कंडक्ट करवाना, प्रमोटिंग मार्केट एक्सपेंशन फंक्शन, जिस तरीके से ये जैसे सर्वे करवाना या लोगों एडवर्टीजमेंट करना ताकि लोगों को विश्वास हो और लोग इस मार्केट में पैसे अपने खर्च कर सकें। सिमरन कह रही है मैम कि वो एक्ट करता है कि फाइनेंशियल इंटरमीडिएट का, नहीं सेबी नहीं ऐसा एक्ट करता बेटा कोई। ओके, तो मैम हमें ये वाली बात भी समझ में आ गई कि अगर मैं बात करूँ तो सेबी एक्ट क्या है, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है एंड फंक्शन क्या है। मेनली ये 3 फंक्शन को परफॉर्म करता है, प्रोहिबिटिंग फंक्शन, रेगुलेटिंग फंक्शन एंड अदर फंक्शन। अदर फंक्शन में रिसर्च को करवाना, मार्केट एक्सपेंशन करना, IEPF फंड का यूटिलाइजेशन करना है, ठीक है, या कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो इन्वेस्टर्स के लिए अच्छे हैं उन सभी एक्टिविटीज को कंडक्ट करवाना, ठीक है। ओके मैम, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे अब हम लोग मूव करते हैं। नेक्स्ट क्या है मैम, नेक्स्ट है सिमरन, तुमने कहा फाइनेंशियल इंटरमीडियरी। बेटा सेबी फाइनेंस नहीं करता है, सेबी फाइनेंस नहीं करता है। सेबी एक रेगुलेटिंग बॉडी है जो बेटा मार्केट के लिए सिर्फ और सिर्फ रूल्स बनाती है। फाइनेंशियल एक्टिविटीज बेटा सेबी नहीं करती है। मुझे नहीं पता कि तुमने ये बात कहाँ पढ़ी हुई है। देखो अरे पावर, चलो अब पावर की बात करते हैं। सेबी के पास क्या पावर्स होंगी, सेबी के पास क्या पावर्स होंगी यार। अगर मैं सिंपल बात करूं, सीधी बात, नो बकवास, तो सेबी के पास क्या क्या पावर्स होंगी। अगर मैं सिर्फ इसकी बात करूं तो बेटा सेबी के पास
सिविल कोर्ट के बराबर की पावर होती है। सेबी के पास सिविल कोर्ट के बराबर की पावर होती है। अब सिविल कोर्ट की पावर आपने अपने ज्यूरिस्प्रूडेंस में पढ़ा होगा, आपने अपने ज्यूरिस्प्रूडेंस में पढ़ा होगा। जल्दी से मैसेज करो सिविल कोर्ट की क्या पावर होती है ना? जल्दी से तृप्ति, प्रियांशी, नंदिनी, सिमरन, शिखा, सभी लोग मैसेज करो कि सिविल कोर्ट की क्या पावर होती है। जल्दी से मैसेज करो मुझे, सिविल कोर्ट की क्या पावर होती है। अगर मैं सीधी बात, नो बकवास वाले कॉन्सेप्ट पे आऊँ तो सेबी की पावर्स की अगर बात करूं तो सेबी के पास कितने पावर? सेबी के पास सिविल कोर्ट के बराबर की पावर। अब मुद्दा ये आता है सिविल कोर्ट की पावर कौन कौन सी है? जल्दी से मुझे बताएं सिविल कोर्ट के पास कौन कौन सी पावर होती है। जल्दी से बताओ सिविल कोर्ट के पास कौन कौन सी पावर? तृप्ति ने लिखा समन इशू करना, मैंने लिख दिया समन इशू करना, समनिंग। दूसरा कौन सा लिखा? इंस्पेक्शन, मैंने इंस्पेक्शन भी लिख दिया। ठीक है, और बताओ और कौन कौन सी पावर? और सिमरन बताओ बेटा और कौन कौन सी पावर? और कौन कौन सी पावर? हाँ जी, नंदिनी कह रही इशूइंग समन, इंस्पेक्शन ऑफ एनी बुक्स एंड रजिस्टर, एग्जामिनेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स। जी हाँ, बचपन में आप लोगों ने पढ़ा था ये वाली पावर्स, बिल्कुल। तो सेबी के पास बिल्कुल सिविल कोड के बराबर की पावर होती है। ओके मैम। एंड मैंने कहा सिविल कोड की क्या पावर होंगी? सिविल कोर्ट के पास पावर है कि किसी भी पर्सन को सिविल कोर्ट समन इशू कर सकता है। ठीक है, किसी भी पर्सन को एग्जामिन कर सकता है। हाँ जी, किसी भी पर्सन के प्रेमिसेस में जाके वो उनके बुक्स ऑफ अकाउंट्स की डिमांड कर सकता है। हाँ जी, कोई भी इंस्पेक्शन या इंक्वायरी कर सकता है। हाँ जी मैम। तो सिविल और कोई भी डॉक्यूमेंट या कोई भी पेपर आपसे वो डिमांड कर सकते हैं और आपको उनको वो देना पड़ेगा। किसी भी गवर्नमेंट अथॉरिटी के पास जाके वो उनसे बुक्स ऑफ अकाउंट्स या उनसे कोई भी इंफॉर्मेशन की डिमांड कर सकते हैं। तो सिविल कोर्ट के पास क्या क्या पावर? सिविल कोर्ट के पास पावर है, सिविल कोर्ट के पास पावर है समनिंग का, सिविल कोर्ट समन इशू कर सकते हैं। हाँ जी मैम। और क्या पावर है सिविल कोर्ट के पास? सिविल कोर्ट के पास पावर है कि वो किसी भी पर्सन से उसके बुक्स ऑफ अकाउंट्स या कोई भी अदर इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन अगर सिविल कोर्ट को चाहिए तो वो उनसे डिमांड कर सकते हैं। हाँ जी, सेबी भी यही कर सकते हैं। हाँ जी, सेबी भी यही कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो ये इंस्पेक्शन एंड इंक्वायरी बिठा सकते हैं सिविल कोर्ट, बिल्कुल। तो सिविल कोर्ट के बराबर की पावर सेबी के पास भी, तो सेबी भी ये कह सकते हैं।
किसी भी गवर्नमेंट अथॉरिटी के पास जाके ये कोई भी डॉक्यूमेंट्स डिमांड कर सकते हैं और वो डॉक्यूमेंट्स इनको मिलेंगे। तो ये क्या है, ये पावर सिविल कोड की है। और ये सारी की सारी पावर किसके पास होंगी, सेबी के पास भी होंगी। बोलो इतनी बात आई समझ में। तो पावर की अगर मैं बात करूं तो सिविल कोड के बराबर की पावर, बेटा देखो सिविल कोड के बराबर की पावर आपको लॉ में, आपने सीएस में चाहे फर्स्ट मॉड्यूल हो चाहे वो सेकंड मॉड्यूल हो, कई कई जगहों पे आपको यही आएगा। जैसे आप कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया पढ़ोगे, कंपटीशन एक्ट पढ़ोगे, तो वहां पे भी सिविल कोड का पावर आ जाएगा। ऐसे कंपनीज एक्ट में पढ़ोगे तो कंपनीज एक्ट में कई जगहों पे सिविल कोड की पावर के बारे में पूछा गया है। यहाँ पे पढ़ोगे या इसी जगह सिक्योरिटीज मार्केट में और भी दूसरे एक्ट पढ़ोगे तो यहाँ पे भी आपको सिविल कोड के पावर पढ़ने को मिलेंगे। ठीक है, तो प्लीज इसको बहुत अच्छे से लर्न कर लो, याद कर लो कि सिविल कोड के कौन कौन से पावर होते हैं। सिविल कोड की पावर, डिस्कवरी एंड प्रोडक्शन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स, बिल्कुल किसी भी पर्सन से अगर ये चाहे तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स की डिमांड कर सकते हैं। दूसरा समनिंग, समन इशू कर सकते हैं, आओ और आके मिलो, ठीक है, और मुझे कुछ पूछताछ करनी है, इस पूछताछ में हमारे साथ कोऑपरेट करो। दूसरा इंस्पेक्शन, बेटा इंस्पेक्शन कर सकते हैं किसी भी पर्सन को। एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन कर सकते हैं, इंक्वायरी बिठा सकते हैं, या किसी भी पब्लिक अथॉरिटी से कोई भी डॉक्यूमेंट्स की डिमांड कर सकते हैं। आई बात समझ में। अब चाहे वो कोई प्राइवेट पर्सन हो या कोई पब्लिक अथॉरिटी हो, या कोई पब्लिक अथॉरिटी हो, ये इनसे डिमांड कर सकते। तो ये तो आपको याद होना ही चाहिए। मुझे सिर्फ 2 बच्चों के आंसर आए, बाकी किसी बच्चों के आंसर नहीं है, मतलब आप लोगों को नहीं पता, ये बात बहुत बुरी बात है। फिर पावर टू इशू डायरेक्शन, बिल्कुल सेबी के पास पावर है कि वो डायरेक्शन मतलब ऑर्डर दे सकते हैं, ठीक है, टू प्रिवेंट इंटरमीडियरी, कि आप इस तरीके की एक्टिविटीज नहीं करोगे। अगर कोई भी इंटरमीडियरी कोई एक्टिविटी कर रहा है और वो एक्टिविटी में जो इन्वेस्टर है उसका प्रोटेक्ट, कहीं उसका जो इंटरेस्ट है वो कहीं ना कहीं वॉलेट हो रहा है, तो लॉ कहता है हम उनको रोक सकते हैं। एंड सिक्योर प्रॉपर मैनेजमेंट, ये एक्टिविटीज को कर सकता है सेबी। इसके अलावा और कौन सी पावर, बेटे देखो इन्वेस्टिगेशन की पावर है, तो मैंने इन्वेस्टिगेशन से नहीं लिखा तो इन्वेस्टिगेशन अलग से लिख देती हूँ, या इन्वेस्टिगेशन इसी में ऐड कर लो। इन्वेस्टिगेशन, ठीक है, सिविल कोर्ट के पास भी पावर है इन्वेस्टिगेशन की, हाँ जी मैम। सेबी के पास भी पावर है इन्वेस्टिगेशन की, आई बात समझ में, हाँ जी मैम, ठीक है। इसके अलावा और क्या पावर है, ये अलग से लिख रही हूं, ये यही लिख दो। सीज एंड डिसिस्ट, गुल्लू क्या सिविल कोड के पास पावर है कि किसी भी पर्सन की प्रॉपर्टी को जब्त कर सकते हैं, हाँ जी मैम। तो क्या सेबी के पास वो पावर होगी, हाँ जी मैम। तो सेबी के पास पावर सीज करने की भी है, ठीक है, और किसी भी कार को रोकने की। फॉर एग्जाम्पल कोई कोई कंपनी ने, फॉर एग्जाम्पल एक ए लिमिटेड है, इस ए लिमिटेड ने 1000 करोड़ रुपए का इशू निकाला, मतलब इसने शेयर्स इशू किए, ठीक है मैम। बट सेबी को ये बात पता चल जाती है कि ये जो कंपनी है इसने जो शेयर्स इशू किए हुए हैं ये शेयर्स अच्छे शेयर्स नहीं है, ये शेयर्स का पैसा ये शेयर होल्डर से डिमांड करेगी, शेयर होल्डर्स डिमांड करेगी, और जब शेयर होल्डर्स ये पैसा इसको दे देंगे तो ये पैसा लेके भाग जाएगी। जैसे ही सेबी की नॉलेज में ये बात आती है, सेबी तुरंत की तुरंत क्या करेगी, इनकी इन एक्टिविटीज को सीज कर देगी, रोक देगी। आई बात समझ में, ओके मैम। तो सीज करने का मतलब हो गया सीज एंड डिसीज, मतलब आप कोई एक्टिविटी कर रहे हो, सेबी के पास पावर है कि उन एक्टिविटीज को सीज कर सकते हैं, ठीक है, ओके मैम, ओके मैम। तो एक बार फिर से देख लेते हैं, पावर सेबी के पास क्या पावर है, डिस्कवरी एंड प्रोडक्शन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स, ठीक है मैम। दूसरा है समनिंग, ठीक है मैम। इंस्पेक्शन, ओके मैम, ये किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को जाके इंस्पेक्ट कर सकते हैं, किसी भी कॉर्पोरेट को, इंटरमीडिएट्स को, मर्चेंट बैंकर को, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को। एग्जामिनेशन, ये किसी को भी एग्जामिन कर सकती है। फॉर एग्जाम्पल कहीं पर भी लगता है कोई भी कॉर्पोरेट है वो ठीक से काम नहीं कर रही है, वो कंप्लाइंस नहीं कर रही है, तो उनके बुक्स ऑफ अकाउंट्स को डिमांड कर सकती है। कोई भी डॉक्यूमेंट्स चाहे वो पब्लिक अथॉरिटीज हो चाहे प्राइवेट से, उनसे डिमांड कर सकती है। इन्वेस्टिगेशन, अगर इसको लगता है कि किसी ऑर्गेनाइजेशन ने या किसी ने गलत काम किए हुए हैं तो उनको वो क्या कर सकती है, इन्वेस्टिगेट भी करवा सकती है। सीज एंड डिसीज, अगर किसी ने कोई काम किया और सेबी को लगता है वो काम गलत है तो वो उन काम को रोक भी सकती है। बोलो मुझे ये बात समझ में आई, बोलो मुझे ये बात समझ में आई क्या, सेबी के पावर समझ में आए क्या।
देखिए ध्यान से, तो सेबी को क्या कहा, सेबी को पावर दे दी। पहली बात, सेबी स्टैचुरी बॉडी है, हाँ जी मैम। सेबी अपने लॉज बना सकती है, हाँ जी। सेबी अपने रूल्स एंड रेगुलेशन बना सकती है, हाँ जी। सेबी के पास किसके बराबर की पावर दे दी, सिविल कोर्ट के बराबर की पावर दे दी, ओके। क्या सेबी को किसी पर्सन को एज ए एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी अपॉइंट करने का राइट है, हाँ जी। ये एक्ट ने कहा सेबी के पास पावर है कि वो किसी भी पर्सन को जिसको चाहे कि वो एडजुडिकेटिंग सेबी के पास राइट है कि वो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी बना दे। देखो हर जगह सेबी नहीं पहुंच सकती ना, हाँ जी मैम। तो अब अगर मान लीजिए सेबी को काम करना है, बहुत सारे कॉर्पोरेट ने, बहुत सारी कंपनीज ने फ्रॉड किया, या बहुत सारी कंपनीज को उनको देखना है, तो इस केस में हर जगह सेबी के जो बोर्ड के मेंबर है वो तो पहुंच नहीं पाएंगे। तो वो पर्सन अपने अंडर में एक एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को अपॉइंट कर देते हैं। जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट हर जगह तो काम नहीं कर सकती, तो उसने अपने अंडर में कई सारे अथॉरिटीज को अपॉइंट करके रखा हुआ है, और वो अथॉरिटीज सभी की सभी एक्टिविटीज को देख रही है। ठीक वैसे ही बेटा जो सेबी है वो भी हर जगह नहीं पहुंच सकते, तो सेबी ने अपने अंडर में एक अथॉरिटी को अपॉइंट करके रखा हुआ है जिसको बोला एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी नाम से पता चल रहा है कि ये सेबी के अंतर्गत जो सेबी ने रेगुलेशंस बना रखे हैं, उन रेगुलेशंस को इम्प्लीमेंट करवाना या उन रेगुलेशंस को बनाने का काम भी कौन कर सकता है, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। मतलब सेबी ने कुछ पावर्स डेलीगेट कर दी एक ऐसी अथॉरिटी को जिसको सेबी ने एज ए एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी बनाया, और ये एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी भी मार्केट को रेगुलेट करेगी। मतलब ये कह लो कि ये सेबी की सबऑर्डिनेट अथॉरिटी होती है जो सेबी के बनाए गए रूल्स एंड रेगुलेशंस को चेक करती है और मार्केट को गवर्न करती है, ओके। तो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी की बात करें, सेबी के पास पावर है कि वो अपॉइंट कर सकता है एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को नॉट बिलो द रैंक ऑफ डिवीजन चीफ ऑफ सेबी, और ये पर्सन क्या करेगा, सिक्योरिटीज मार्केट को गवर्न करेगा। ये पर्सन क्या करेगा, सिक्योरिटीज मार्केट को गवर्न करेगा, ठीक है, गवर्न करेगा। ठीक है मैम, हमें ये बात समझ में आ गई। नेक्स्ट मूव करते हैं हम लोग। नेक्स्ट आप समझिए प्लीज ध्यान से। तो इतनी बातें पढ़ के मुझे क्या समझ में आया, सेबी सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ये एक बोर्ड है जिसमें टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स कितने, टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स कितने, जल्दी से बताओ, टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स कितने, इस बोर्ड में टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स कितने, 9। पहला कौन सा, 1 कौन, देखिए ध्यान से, कितने मेंबर, 1 चेयरपर्सन, 2 एमसीए के मेंबर, 1 आरबीआई, 5 अदर, जिसमें से 3 क्या होंगे, होल टाइम होंगे, ठीक है। ये क्या करेंगे, ये मिलके एक बोर्ड बनाते हैं, और ये बोर्ड सिक्योरिटीज मार्केट को रेगुलेट करने के लिए, ये बोर्ड सिक्योरिटीज मार्केट को रेगुलेट करने के लिए रेगुलेशंस को बनाएगी, और वो रेगुलेशन से सिक्योरिटीज मार्केट क्या की जाएगी, गवर्न की जाएगी, चलेगी, ठीक है मैम, ओके। मैम आपने ये तो बता दिया कि सिक्योरिटीज मार्केट के लिए जो रूल्स बनाएंगे वो सेबी बनाएगी, ओके मैम। अच्छा, सेबी की जो पावर होंगी वो सिविल कोर्ट के बराबर होंगी। सेबी किसी से भी कोई भी चीज डिमांड कर सकती है, सेबी किसी को भी एडजस्ट कर सकती है, हाँ जी मैम। सेबी अपने अंडर में भी एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी बना सकती है, हाँ जी मैम। मैम अगर किसी पर्सन को कोई प्रॉब्लम हो जाती है, अगर किसी पर्सन को कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो वो कहाँ जाएगा, अगर किसी पर्सन को कोई प्रॉब्लम हो जाती है, मान लो कोई कॉर्पोरेट है, कोई कॉर्पोरेट है, सेबी ने कोई रेगुलेशन बनाई, वो कॉर्पोरेट उस रेगुलेशन से सहमत नहीं है, या वो रेगुलेशन जो है वो उसके बिजनेस के अपोज है, या वो उस रेगुलेशन के साथ ठीक से काम नहीं कर पाएगी, या फिर हो सकता है कि कोई 2 कंपनी है, लिस्टेड कंपनी, एक ए लिमिटेड है और एक बी लिमिटेड है, इन 2 कंपनीज के बीच में डिस्प्यूट हो गया, तो मैम ये इस तरीके के डिस्प्यूट को लेके कहाँ जाएंगी। आपने ये तो बता दिया सेबी कौन होता है, सेबी क्या करता है, सेबी के पावर्स क्या होते हैं, सेबी का दायरा क्या होता है, ठीक है मैम। अब मैम मेरा क्वेश्चन आपसे कि मान लीजिए मैम कोई पर्सन है, कोई कंपनी है, या कोई इंटरमीडिएट है, मर्चेंट बैंकर है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, जिनके लिए सेबी रूल्स एंड रेगुलेशन बनाती है। मैम हो सकता है इनके रूल्स एंड रेगुलेशन ऐसे हो जो कोई पर्सन ना माने या उनको अपोज करे, या हो सकता है मैम 2 लोगों के बीच में कोई डिस्प्यूट हो गया, उस डिस्प्यूट को हमें सॉर्ट आउट करना है, सॉल्व करना है, तो मैम हम किसके पास जाएंगे। देखो
सिक्योरिटीज मार्केट ने कहा सेबी तुम रेगुलेट करो, और सिक्योरिटीज मार्केट से कहा अगर तुम्हारे रूल्स बनाए गए जो हैं, अगर इसमें किसी भी प्रकार का कोई विवाद आता है या कोई डिस्प्यूट पैदा होता है, तो फिर सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा देखो सेबी तुम रेगुलेशन बनाओ, सेबी तुम सिक्योरिटीज मार्केट को गवर्न करो, ठीक है। सेबी तुम्हें कुछ पावर दे रखी है, तुम उन पावर को यूटिलाइज करके इस मार्केट को रेगुलेट कर सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर कोई पर्सन है जो एग्रीव्ड है, इस पर्सन को कोई प्रॉब्लम है, विवाद है, तो इसके लिए हमने एक अथॉरिटी बनाई है सैट। ये कौन कह रहा है मैम? ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट कह रही है सेबी से, सेबी तुम सिक्योरिटीज मार्केट को रेगुलेट करो, सेबी तुम सिक्योरिटीज मार्केट को गवर्न करो, सेबी तुम्हें कुछ पावर दे दी है जो पावर हमारे सिविल कोर्ट के बराबर की है, तुम अपने फंक्शंस को परफॉर्म करो, अगर मान लो इन रेगुलेशंस को फुलफिल करते हुए, मानते हुए कभी कोई प्रॉब्लम हो जाती है, कोई विवाद हो जाता है, कोई पार्टी एग्रीव्ड हो जाती है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा ऐसा है हम बनाएंगे एक अथॉरिटी जिसको बोला गया सैट, सिक्योरिटीज अपीलेट ट्रिब्यूनल, सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाया सैट को, सिक्योरिटीज अपीलेट ट्रिब्यूनल को बनाया। और अगर कोई भी पर्सन है जो एग्रीव्ड है सेबी के डिसीजन से, सेबी के रेगुलेशन से, या कोई डिस्प्यूट हो गया है सेबी के रेगुलेशन पे, तो बेटा उस पर्सन के पास राइट है कि वो सिक्योरिटीज अपीलेट ट्रिब्यूनल जा सकता है अपने डिस्प्यूट को लेके, और आपके डिस्प्यूट को सैट में सॉल्व किया जाएगा, ठीक है। तो अगर मैं सैट की बात करूं तो बेटा जब 1992 में सेबी 1992 में आया, बेटा जब सेबी 1992 में आया तो ये हुआ कि हम क्या करेंगे, सैट बनाएंगे, और सैट में बेटा ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा अगर किसी पर्सन को कोई प्रॉब्लम आ जाती है, सैट ने कहा कि अगर किसी पर्सन को कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए हमने सैट बना लिया, ठीक है मैम, हमने सैट बना लिया। अब वो पर्सन सैट के पास जाएगा। जब ईयर 1992 में हमारा सेबी एक्ट आया तो फिर बेटा इस सैट में सिर्फ और सिर्फ एक पर्सन को अपॉइंट किया, इस सैट में सिर्फ और सिर्फ एक पर्सन को अपॉइंट किया गया जिसको बोला गया प्रिसाइडिंग ऑफिसर, और ये प्रिसाइडिंग ऑफिसर सभी के सभी तरीके की प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करता था। बट जैसे जैसे समय बीतता गया बेटा सेबी के काम करने का दायरा भी तो बढ़ता गया। हाँ जी मैम, रोज ही कंपनी कॉर्पोरेट जो सेक्टर है उसमें कितना ज़्यादा एक्सपेंशन हो रहा है, रोज ही नई कंपनी फॉर्म हो रही है, रोज बहुत सारी कंपनीज लिस्टेड हो रही हैं, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के तहत रजिस्टर हो रही हैं और सेबी के रेगुलेशन को कंप्लाई कर रही हैं। जब सेबी 1992 में आया तो एक पर्सन को प्रिसाइडिंग ऑफिसर बनाया और कहा कि यही पर्सन कॉर्पोरेट के डिस्प्यूट्स को सॉर्ट आउट करेगा। बट ईयर 2010 की बात है, ईयर 2010 की बात है बेटा, हुआ क्या कि इस बोर्ड को, सैट में जो बोर्ड है, इस बोर्ड को लगा नहीं हमारे पास 2 अदर मेंबर भी, मतलब कुछ और पर्सन भी होने चाहिए, कुछ और पर्सन भी होने चाहिए। ये कौन सी ईयर की बात है? ये 2010 की बात है, ये 29 अक्टूबर 2010 की बात है बेटा, जब सेंट्रल गवर्नमेंट को लगा कि सैट को हमने बनाया, यहाँ पे एक पर्सन को प्रिसाइडिंग ऑफिसर बनाया, लेकिन ये एक पर्सन के बस की बात नहीं है। अब हम क्या करें, हम इस बोर्ड को बड़ा कर दें, और हमने यहाँ पे 2 अदर मेंबर को इंट्रोड्यूस कर दिया 2010 में। मैं सैट की बात करूं तो सैट में टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितने होंगे? 1 पर्सन जो कि प्रिसाइडिंग ऑफिसर होगा। प्रिसाइडिंग ऑफिसर का मतलब क्या? सैट में कब कौन सा डिसीजन लेना है, किस बेसिस पे लेना है, इन सभी चीजों को तय करेगा। कौन कौन सी एक्टिविटीज सैट अपने अंदर कर लेगा,
इन सभी चीज़ों को डिसाइड करता प्रिसाइडिंग ऑफिसर। एंड 2 अदर पर्सन होंगे जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर के सबऑर्डिनेट होंगे, जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर के सबऑर्डिनेट होंगे। और ये क्या करेंगे बेटा, ये फर्दर एक्टिविटीज जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर बताएगा उनको परफॉर्म करेंगे। बोलो इतनी बातें आती समझ में, बोलो इतनी बातें आती समझ में। तो मैंने कहा अगर सिक्योरिटी सेबी के अंतर्गत कोई विवाद हो जाता है तो उस विवाद को दूर करने के लिए हम लोगों ने एक बोर्ड का बनाया। उस बोर्ड को क्या कहा, सॉरी, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के अंतर्गत अगर कोई विवाद हो जाता है तो उन विवाद को हम कहाँ सॉर्ट आउट करेंगे। देखो हमारे पास हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, हम इनका सहारा तो ले सकते हैं, लेकिन कॉमर्शियल ट्रांजेक्शन है, स्पीडी डिस्पोजल चाहिए, तो इसके लिए हम लोगों ने सैट का निर्माण किया और सैट को फॉर्म किया। और सैट में एक प्रिसाइडिंग ऑफिसर एंड 2 अदर मेंबर्स को हम लोगों ने क्या किया, कॉन्स्टिट्यूट किया। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं तो प्रिसाइडिंग ऑफिसर को कौन अपॉइंट करता है मैम, प्रिसाइडिंग ऑफिसर को अपॉइंट करता है सेंट्रल गवर्नमेंट, प्रिसाइडिंग ऑफिसर को अपॉइंट करता है सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, ओके मैम, यस लिखो इसको। ये ऐसे देखो, बस देखिएगा ध्यान से क्या कह रहे हैं। तो एक बार फिर से सेबी क्या करेगी, इन एक्टिविटीज को परफॉर्म करेगी। बाकी अगर किसी को कोई विवाद हो जाता है तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या बनाया, सेंट्रल गवर्नमेंट ने बना दिया सैट को, सेंट्रल गवर्नमेंट ने बना दिया सैट को। और ये सैट क्या करेगा, ये सैट देखेगा डिस्प्यूट्स को, जो डिस्प्यूट्स अराइज हो रहे हैं सिक्योरिटीज मार्केट के अंतर्गत। अब तो सीजी के पास पावर, सीजी ने सैट बनाया, सैट में 1 पर्सन एज ए प्रिसाइडिंग ऑफिसर, 2 अदर मेंबर्स होंगे जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर की हेल्प के लिए होंगे। प्रिसाइडिंग ऑफिसर जो होगा इसको अपॉइंट किया जाएगा, कौन अपॉइंट करेगा, सीजी अपॉइंट करेगा इन कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के साथ कंसल्टेशन करके, मतलब किसी भी पढ़े लिखे आदमी को, जिम्मेदार आदमी को। ठीक है, ओके मैम। अब अगर मैं बात करूं तो कौन सा पर्सन प्रिसाइडिंग ऑफिसर बनने के काबिल है, तो कोई भी सुप्रीम कोर्ट का रिटायर्ड या सिटिंग जज हो सकता है, वो बनने के लिए काबिल है।
कोई भी अगर मैं बात करूं हाई कोर्ट का जज, लेकिन जिसको मिनिमम कम से कम 7 साल का एक्सपीरियंस हो, या हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं, इनको भी मैं सेबी का, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया का प्रिसाइडिंग ऑफिसर बना सकती हूँ। इसके अलावा ये जो 2 अदर पर्सन है, इनके पास क्या होनी चाहिए बेटा, इनके पास फाइनेंस में, लॉ में, अकाउंट्स में नॉलेज होनी चाहिए, इंटीग्रिटी होनी चाहिए, मतलब ये इन्होंने कभी कोई फ्रॉड वगैरह ना किया हो, अच्छे आदमी होने चाहिए, कैरेक्टर साफ होना चाहिए इनका। तो इस तरीके के पर्सन को हम अदर पर्सन की कैटेगरी में रख सकते हैं, ठीक है। इसके लिए ये नहीं कहा है कि कोई भी जजेस चाहिए या कुछ कोई क्वालिफिकेशन चाहिए। हाँ, ये है कि इनके पास लॉ की, फिनांस की नॉलेज होनी चाहिए, अकाउंट की नॉलेज होनी चाहिए, सिक्योरिटीज मार्केट की नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है, ईमानदार व्यक्ति होने चाहिए, कैरेक्टर इनका अच्छा होना चाहिए। तो इस तरीके के पर्सन को हम अदर पर्सन की कैटेगरी में ला सकते हैं और सैट में बिठा सकते हैं। अब बताओ, इतनी बातें आती समझ में आप लोगों को? जल्दी से बताओ, क्या इतनी बातें आप लोगों को आती है समझ में? हम्म, नंदिनी, शिखा और और कहाँ गए सब? नंदिनी, शिखा, तृप्ति, बाकी कहाँ हो? सोचो, सैट क्या करेगा? कोई भी पर्सन है जो एग्रीव्ड है अंडर सेबी, मतलब सेबी ने कोई डिसीजन लिया होगा किसी पर्सन के लिए, सेबी ने कोई अपने ऑर्डर्स दे दिए होंगे किसी पर्सन को, और कोई भी पर्सन एग्रीव्ड है सेबी के ऑर्डर से, तो वो बेचारा क्या करेगा? लॉ कहता है कोई भी पर्सन जो एग्रीव्ड है अंडर सेबी रेगुलेशन, वो पर्सन जा सकता है सैट के पास। तो मुद्दा ये आता है, कौन सा पर्सन सैट के पास जाएगा? एनी पर्सन जो एग्रीव्ड है अंडर सेबी रेगुलेशन, ये जा सकता है कहाँ पे? सैट के अंतर्गत, ठीक है मैम। अब अगर आप सैट के पास जाते हो तो सैट क्या करेगा? सैट क्या करेगा? कौन से ऑर्डर्स देगा? कितनी पावर है सैट की? सैट क्या क्या कर सकता है? तो लॉ कहता है सैट आपको कोई भी ऑर्डर दे सकता है, वैरी द ऑर्डर, मतलब हो सकता है सेबी ने कोई रेगुलेशन बनाई जिसके अंतर्गत किसी भी कंपनी को इसने कोई ऑर्डर दे दिया हो, कि आपको ऐसा करना है। जो कॉरपोरेट है ये एग्रीव्ड हो गई, और एग्रीव्ड होने के पास ये सैट के पास गई और सैट से कहा बहुत गजब हो गया, सेबी ने ऐसे रेगुलेशंस बनाए हैं, हमारी तो बैंड बज गई। हमें लगता है ये अगर इस तरीके के रेगुलेशंस होंगे या जो डिसीजन सेबी ने हमारे लिए लिए हैं, ये डिसीजंस तो बिल्कुल भी अच्छे नहीं है, अगर ऐसे रहे तो हमारा बिजनेस बंद हो जाएगा। तो कंपनी सैट के पास गई, सैट उन ऑर्डर्स को देखता है, जो एविडेंस उन्होंने सेबी के पास पेश किए थे और जिन एविडेंस के बेसिस पे सेबी ने कोई ऑर्डर या कोई डिसीजन दिया था, सैट उन सभी के सभी एविडेंसेस को देखेगा और उन्हीं एविडेंसेस के बेसिस पे सैट आपको ऑर्डर दे सकता है, और वो जो ऑर्डर है वो वैरी कर सकते हैं। हो सकता है सैट ने, सेबी ने किसी कंपनी को कहा हो कि ऐसा है, आप तुम्हें व्यापार नहीं करना है, आप तुम्हें बिजनेस नहीं करना है, बंद करो तुम अपना बिजनेस। तो फिर यहाँ पे सैट के पास पावर है कि वो सेबी के ऑर्डर्स को ओवररूल कर सकते हैं। तो एक्चुअली ओवररूल नहीं लिखा, यहाँ लिखा वैरी द ऑर्डर। अगर कोई कंपनी है वो सेबी के अंतर्गत लिस्टेड है, सेबी ने उसको कोई ऑर्डर या डिसीजन दिया है, जिस डिसीजन से वो एग्रीव्ड है, तो वो कंपनी सैट के पास जा सकती है, सैट उसको ऑर्डर दे सकता है
और वो ऑर्डर उनसे डिफर हो सकता है, वो ऑर्डर उस सैट सेबी के ऑर्डर को वेरी कर सकता है। तो सैट का ऑर्डर सेबी के ऑर्डर को वेरी कर सकता है। बोलो आई बात समझ में? हाँ जी मैम। फिर नेक्स्ट आता है सेट असाइड। सेट असाइड क्या होता है मैम? सेट असाइड, सेट असाइड का मतलब होता है बेटा, हो सकता है जैसे फॉर एग्जांपल कोई कंपनी है, कोई कंपनी है, हाँ जी मैम, ये लिस्टेड है, इसका मतलब सेबी के रेगुलेशन इसके ऊपर कंप्लाई हो रहे हैं। हाँ जी मैम, सेबी इसने कोई एक्टिविटी की, कोई एक्ट किया, इस एक्ट की वजह से जो सेबी थी, सेबी ने इसके ऊपर पेनल्टी लगा दी, पेनल्टी लगा दी मान लो 25 करोड़ रुपए की। ये कंपनी कह रही है ये भगवान इतनी ज्यादा पेनल्टी मैं कैसे दे दूं? हाँ मैंने माना कि गलत किया हुआ है, बट सेबी इतनी पेनल्टी मुझ पे नहीं लगा सकती है, मैंने इतना बड़ा भी फ्रॉड नहीं किया, मान लो कोई गड़बड़ गलती कर रखी थी, कोई गलती कर रखी थी, तो फिर ये कंपनी जो है, ये कंपनी किसके पास जाएगी बेटा? सैट के पास जाएगी। तो सैट के पास राइट है कि वो इन ऑर्डर को सेट असाइड कर सकते हैं। अच्छा ठीक है, कंपनी सेबी ने कितनी पेनल्टी लगाई थी साहब? 25 करोड़ रुपए के लगाई थी। अच्छा एक काम करो, चलो 15 करोड़ रुपए दे देना, 10 करोड़ रुपए तुम्हारे वेव ऑफ करवा दे रहे हैं। तो इसको क्या हम लोग बोलते हैं? सेट असाइड। सेट असाइड मतलब कि तुम्हारी भी बात मान ली और सेबी की भी बात मान ली, तुम्हारी भी बात मान ली और सेबी की भी बात मान ली, ठीक है। इसके बाद और क्या हो सकता है बेटा? या हो सकता है कंफर्म द ऑर्डर। हाँ मैम, ये क्या होता है? जैसे इस केस में किसी कंपनी ने कोई डिफॉल्ट किया, डिफॉल्ट करने के बाद सेबी ने उसके ऊपर पेनल्टी लगा दी 25 करोड़ रुपए की, और ये कंपनी कह रही है नहीं हम तो सेबी के पास जाएंगे, सॉरी हम तो सैट के पास जाएंगे और सैट से कहेंगे तुमने हमारे साथ गलत किया है। ये कंपनी सैट के पास आती है, सैट सारी बातों को देखती है, सैट कहती है नहीं 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 सेबी ने बिल्कुल सही किया है, बिल्कुल सही किया है, ऐसा ही तुम्हारे साथ होना चाहिए, तुम इसी लायक हो, और बेटा उन ऑर्डर्स को कंफर्म कर देती है। तो सैट के पास कौन कौन सी पावर है? वेरी द ऑर्डर, सेट असाइड और कंफर्म, ठीक है। इतनी बातें समझ में आई? तो जल्दी से मुझे बताओ कि क्या बच्चों को ये वाली बातें समझ में आई? एक बार जल्दी से रिवाइज करवा देती हूँ क्या क्या मैंने आज की क्लास में पढ़ा। ये हमारा कॉन्सेप्ट नंबर 1 था। हाँ जी मैम, सेबी एक्ट 1992 में आया, इसके पहले हमारे पास कैपिटल इशू कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1947 हुआ करता था, ठीक है, लेकिन 1992 में आया तो इसने सिक्योरिटीज मार्केट के सभी के सभी एक्ट को रिप्लेस करने की कोशिश की, ठीक है। सेबी फॉर्म हुआ 1992 में। ये क्या है? ये एक स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन है जिसके अपने खुद के लॉज होते हैं, रूल्स होते हैं, रेगुलेशंस होते हैं, परपेचुअल सक्सेशन होता है, ठीक है, कॉमन सील होती है, ये सभी फीचर्स होते हैं। बेटा सैट सेबी जो है वो क्या है? एक बोर्ड है। इस बोर्ड में कितने नंबर ऑफ मेंबर्स हैं? 9। 1 चेयरमैन, 2 पर्सन रिप्रेजेंटेटिव एमसीए, 1 पर्सन आरबीआई एंड 5 अदर पर्सन, जिसमें से 3 पर्सन होल टाइम मेंबर्स होंगे, ठीक है। ओके मैम। मैम ऑब्जेक्टिव क्या है सेबी का? प्रोटेक्शन ऑफ इन्वेस्टर्स, प्रोटेक्शन ऑफ इन्वेस्टर्स, प्रमोटिंग एंड डेवलपिंग सिक्योरिटीज मार्केट, प्रमोटिंग एंड डेवलपिंग ऑफ सिक्योरिटीज मार्केट, रेगुलेटिंग सिक्योरिटीज मार्केट, ठीक है। फंक्शंस ऑफ सेबी, सेबी रेगुलेट करती है, प्रोहिबिट भी करती है और अदर फंक्शंस भी, जैसे कैपिटल मार्केट को प्रमोट करना, रिसर्च करना, एक्सपैंड करना, ये काम भी सेबी का है। प्रोहिबिटिंग एक्टिविटी, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस को रोकती है ट्रेडी सेबी, इनसाइडर ट्रेडिंग को रोकती है सेबी। रेगुलेट किसको करती है? स्टॉक एक्सचेंज को, सिक्योरिटीज मार्केट को, इंटरमीडिएट्स को, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स को, मर्चेंट बैंकर को, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को, एजेंसीज को, अंडरराइटिंग कंपनीज को, ठीक है, इन सभी लोगों को क्या करती है? रेगुलेट भी करती है। फिर पावर की बात करूं तो पावर कौन कौन से? सिविल कोड के बराबर पावर है। सिविल कोड के क्या पावर है? डिस्कवरी एंड प्रोडक्शन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स, हाँ जी मैम, इशूइंग समन, हाँ जी मैम, इंस्पेक्शन, एग्जामिनेशन, इन्वेस्टिगेशन, सीज एंड डिसीज या अदर डॉक्यूमेंट्स किसी भी पर्सन से या किसी भी पब्लिक अथॉरिटी से या कोई भी डॉक्यूमेंट्स की डिमांड भी कर सकती है। फिर और कौन कौन से इसके पास पावर है? पावर टू इशू डायरेक्शन, तो ये इंटरमीडिएट्स को प्रिवेंट कर सकती है एंड सिक्योर प्रॉपर मैनेजमेंट, इनके लिए भी काम करवा सकती है। फिर मैंने कहा सेबी के पास पावर है कि वो अपने अंडर में किसी एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को अपॉइंट कर सकती है और ये एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी सेबी के अंतर्गत सभी के सभी रेगुलेशंस को गवर्न करेगी। फिर मैंने आगे बात कहा, मैंने कहा सेबी के पास पावर है कि वो सिक्योरिटीज मार्केट को रेगुलेट करेगी, सिक्योरिटीज मार्केट को गवर्न करेगी, और सेबी के पास पावर है सिविल कोड के बराबर,
सेबी के पास पावर है सिविल कोड के बराबर, और इन पावर को यूज करके वो किसी को भी ऑर्डर दे सकती है, किसी के वहां पे इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरी करवा सकती है ना, कोई भी पेनल्टी इम्पोज कर सकती है। ओके तो मैम अगर कोई भी पर्सन सेबी के ऑर्डर के अंतर्गत एग्रीव्ड हो गया तो क्या करेगा, तो उसके पास राइट है कि वो सैट जा सकता है। सैट में 1 पर्सन प्रिसाइडिंग ऑफिसर एंड 2 अदर पर्सन होंगे जो इनके सबऑर्डिनेट होंगे। 1 पर्सन जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होगा इसको कौन अपॉइंट करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी विद कंसल्टेशन विद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ये कौन सा पर्सन हो सकता है, ये पर्सन हो सकता है सुप्रीम कोर्ट का रिटायर्ड जज, या फिर हो सकता है ये सुप्रीम कोर्ट का सिटिंग जज हो, ठीक है। ये पर्सन हो सकता है हाई कोर्ट का जज जिसको कम से कम 7 साल का एक्सपीरियंस हो, या ये पर्सन हो सकता है हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस, ठीक है। अच्छा 2 अदर पर्सन की अगर मैं बात करूं तो ये जो 2 अदर पर्सन होते हैं ये कोई भी पर्सन हो सकते हैं जिनको लॉ की, फाइनेंस की, सिक्योरिटीज मार्केट की, कैपिटल मार्केट की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, इनका कैरेक्टर अच्छा होना चाहिए, इंटीग्रिटी होनी चाहिए। ओके मैम। मैम सैट क्या करता है, कोई भी पर्सन जो एग्रीव्ड है अंडर सेबी रेगुलेशन वो पर्सन जा सकता है सैट के पास अपनी प्रॉब्लम को लेके, सैट उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। सैट के पास क्या पावर है, सैट के पास पावर है कि वो अपने ऑर्डर को, हो सकता है सेबी ने जो ऑर्डर पास किए हैं सैट उन ऑर्डर्स को वैरी कर दे, मतलब कि हो सकता है सेबी ने कहा पेनल्टी लगाया आपके ऊपर 25 करोड़ की, कहा पेनल्टी लगेगी ही नहीं, वैरी द ऑर्डर, सेट असाइड। अच्छा 25 की पेनल्टी लगाई, एक काम करो 15 करोड़ दो, 10 करोड़ वेव ऑफ करवा दिया, कंफर्म द ऑर्डर। 25 करोड़ की पेनल्टी लगाई सेबी ने, 25 करोड़ तुम्हारे को भरने पड़ेंगे, और सेबी ने अपने ऑर्डर को कंफर्म कर दिया। मुझे बताओ इतनी बात समझ में आई, जितनी बात अभी तक पढ़ाई समझ में आई बेटा? प्लीज मैसेज दो, इतनी बात समझ में आई? नंदिनी मैम एग्रीड पर्सन सैट से सेटिस्फाइड नहीं होगा, ओके इतनी बात समझ में आई तो आगे बताऊं। हम्म। अगर 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 सेबी ने ऑर्डर पास किए, हाँ जी मैम, इन ऑर्डर से कोई पर्सन एग्रीव्ड हो गया, जिस डेट को ऑर्डर आते हैं फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर 45 डेज के अंदर अंदर ये सैट जा सकता है, और 45 डेज के अलावा अगर मान लीजिए 45 डेज में नहीं जाता है तो 45 डेज के अलावा इसके पास एक्स्ट्रा टाइम भी मिल जाएगा अगर ये वैलिड रीजन दे दे तो 45 डेज के अंदर ये सैट के पास जाएगा, सैट 6 महीने के अंदर अंदर इसकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करेगा। और अगर कोई पर्सन है जो यहाँ पे भी एग्रीव्ड हो गया, यहाँ पे भी एग्रीव्ड हो गया, तो ये 60 डेज के अंदर सुप्रीम कोर्ट चला जाएगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट कब जाएगा, जब क्वेश्चन ऑफ लॉ होगा, जब क्वेश्चन ऑफ लॉ होगा, जब क्वेश्चन ऑफ लॉ होगा तो ही ये सुप्रीम कोर्ट जा पाएगा, अदरवाइज जो सैट का डिसीजन होगा वो फाइनल डिसीजन होगा, जो सैट का डिसीजन होगा वो फाइनल डिसीजन होगा। क्यों मैम, क्योंकि अगर क्वेश्चन ऑफ लॉ होगा तभी ये सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, अदरवाइज ये सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकता है। तो इसका मतलब सैट का डिसीजन फाइनल डिसीजन होता है, बट अगर क्वेश्चन ऑफ लॉ है तो फिर आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, ठीक है। तो बेटा ये रही हमारी क्लास आज की, ठीक है। तो आज की क्लास में हालांकि हमारा जो सेबी एक्ट है वो 60% खत्म हो गया, 40% एक्ट हमारा और बचा हुआ है। आज सिर्फ थोड़ा सा बेसिक इंट्रोडक्शन कि सेबी का काम कैसे होता है या सेबी क्या करता है, ठीक है, सेबी के पावर्स क्या है, कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन दिया है। फर्दर नेक्स्ट क्लास में कुछ और अच्छी बातें पढ़ेंगे, कुछ और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे।
तो आज के लिए बस इतना ही कि सेबी क्या है, कौन है, कैसे काम करता है, पावर्स क्या है, ये सभी चीज़ों के बारे में हमने पढ़ा। तो आज की मेरी क्लास यहीं तक के लिए बेटा रहेगी, ठीक है। अब मिलेंगे हम लोग परसों फिर से सेबी एक्ट के साथ। तब तक के लिए टाटा और बाय बाय, ठीक है। तो इसको रिवाइज कर लीजिएगा, इसको बार बार रिवाइज करिएगा। ये चैप्टर 5 मार्क्स की वेटेज रखता है आपके लिए। 5 मार्क्स में ये आपको पूछा जा सकता है, 5 या 4 मार्क्स में, ठीक है। तो जैसा भी आएगा आपको इसको करना है, ठीक है। तो इसको रिवाइज करते रहिएगा। हालांकि मुझे लगता नहीं है कि इसमें कुछ भी टेक्निकल था, अभी तो बहुत इजी इजी था कि सेबी क्या है, पावर्स क्या है, फंक्शंस क्या है, बहुत इजी इजी है। और कैपिटल मार्केट में या सिक्योरिटीज मार्केट में आपको कोई प्रॉब्लम भी नहीं आएगी, बहुत इजी है सिक्योरिटीज मार्केट, ठीक है। बस इसको मन लगा के आप पढ़िएगा, ठीक है बेटा। तो आज के लिए इतना ही। ओके, बाय बाय।